सकती हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। मैं तो जब से इस जिम्मेवारी पर आया हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि सरकार भी चलाना चाहती है और प्रतिपक्ष भी चलाना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी इस प्रकार का गतिरोध आता है। उस गतिरोध के कारण कुछ स्थितियां बन जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के लिए भी लाभप्रद है सत्र का चलना, क्योंकि सत्र चलता है तो ज़मीनी सच्चाई सरकार के सामने आती है और सदस्यों को अपने विषय उठाने का अवसर मिलता है और इससे जनता के जो अधूरे काम होते हैं वो भी पूरे होते हैं। आप भरोसा दिलाते हैं कि जब तक आप मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सत्र ज़्यादा से ज़्यादा दिन चलेंगे और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी? मैं तो हमेशा ही कोशिश करूँगा और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस दिशा में सोचते ही हैं और हमारी कोशिश होगी कि सत्र की बैठकें ज़्यादा से ज़्यादा हों। एक बड़ा गतिरोध हमने पार्लियामेंट में भी देखा। आप 3 बार के लोकसभा सांसद हैं, 1 बार के राज्यसभा के सांसद हैं और आप वहाँ पे संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं पार्लियामेंट में। तो वहाँ इस बार जो गतिरोध आया और जिस तरीके से धक्का मुक्की वाली घटना हो गई, ऐसा कैसे हो जाता है पार्लियामेंट में? मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट में घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। प्रतिपक्ष को भी संयम बरतना चाहिए और प्रतिपक्ष के लोगों के बहस की ऊंचाई भी अच्छी होनी चाहिए। इसी से लोकतंत्र पुष्ट भी होता है और इससे प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता भी बढ़ती है, लेकिन दुर्भाग्य से प्रतिपक्ष ने उस प्रकार का रवैया अख्तियार नहीं किया। छोटे छोटे मामलों पे कई कई दिन तक पार्लियामेंट नहीं चलती है। जैसे इस बार हम लोगों ने देखा एक दो इशू ऐसे आए जिन पर लगातार पार्लियामेंट नहीं चली, मगर जो काम हुए बहुत अच्छे हुए। तो लोग बार बार जो सवाल उठाते हैं कि जनता के पैसों का अपव्यय होता है, तो क्या इस सदस्य लोग समझते नहीं हैं कि जो गतिरोध पैदा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, उससे सत्र नहीं चलने से जनता का ही नुकसान है? नहीं, मैं समझता हूँ कि सत्र की जो बैठकें तय हैं वो पूरी चलनी चाहिए और सत्र की बैठकों का एक एक मिनट का उपयोग जनता के हित में होना चाहिए। ये तभी सत्र का महत्व है और तभी निश्चित रूप से सरकार की भी मंशा पूर्ण होती है। नयन जी, ये सुमित हैं, हमारे एंकर हैं, कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। बिल्कुल सर, अभी तो विधानसभा सत्र की बात सर आपसे कर ही रहे थे। जब आप देश के कृषि मंत्री थे तब सरकार कृषि कानून लेके आई थी, किसान कानून लेके आई थी, लेकिन उन कानून को वापस सरकार को लेना पड़ा। आखिर क्या वजह रही? और जब कृषि कानून आए, किसान कानून आए, तो क्या कुछ प्रधानमंत्री से बातचीत आपकी होती रही है? और आखिर क्या वजह रही कि आखिर कृषि कानून को वापस लेना पड़ा सरकार को? नहीं, मैं समझता हूँ कि कृषि कानून जो थे बहुत अच्छे थे, जी। विचार पूर्वक लाए गए थे जी। और पहले अनेक वर्षों में जी। और अनेक सरकारों ने इस दिशा में प्रयत्न किया। जी। स्वामीनाथन जैसे जो वैज्ञानिक थे वो उनकी भी रिकमेंडेशन इस प्रकार की थी। शरद जोशी जैसे किसान नेता थे, वो भी हमेशा इसके लिए मांग करते रहे। महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेता थे, वो भी इन कानूनों की मांग करते रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब वो कानून आए जी। तो निश्चित रूप से जो आंदोलन था वो ऐसे लोगों के हाथ में था कि जिनको कानून की चिंता ज़्यादा थी जी। और कानून के माध्यम से वो किसी और टारगेट को साधना चाहते थे। मगर उस दरमियान लोगों ने एक नए नरेंद्र सिंह तोमर को देखा जो लगातार किसानों से चर्चा कर रहा था, एक बहुत बड़ी क्राइसिस को सॉल्व कर रहा था, और उस दरमियान आपकी एक अलग भूमिका थी। मगर किसान फिर आंदोलन करने पे आ गए हैं, तो इसको क्या देख रहे हैं? माने सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही, या कुछ किसानों की तरफ से कुछ वैसे तत्व हैं जो बार बार ये आंदोलन पर उतारू हो रहे नहीं, हैं? मैं तो किसानों को यही कहूँगा कि उनको बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए और बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालना चाहिए और मोदी जी का नेतृत्व किसानों के निश्चित रूप से बहुत ही हित का नेतृत्व है और किसानों के लिए बहुत रिफॉर्म किया गया है और किसानों की आमदनी भी इस बीच में बहुत बढ़ी है। मगर अब तक जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे कोई चर्चा नहीं हो रही है इस बार।
ना चाहते, बहुत उत्सुकता है आपको लेके, ये अमर है। अमर क्या? सर नमस्ते, मेरा नाम अमर है और मैं जब आप कृषि मंत्री थे तब से आपको ज़्यादा करीब से देख रहा हूँ। पहले आपके बारे में केवल जानता था, टीवी में देखता था और आप आते थे किसानों से बात करते थे और उसके बाद जिस भाषा में आप बात करते हैं, मतलब राजनीतिक लोग इतनी आसान, मतलब आपके लिए वो दोहा कहा जा सकता है कबीर दास का कि ऐसी वाणी बोलिए आप शीतल हों और अगले भी शीतल हों। तो ये आपका एक अंदाज़ है जो मुझे पसंद है। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक किस्सा पता चला, तो मुझे एक तो ये कन्फर्म करना है कि वो सच है या नहीं है। अगर सच है तो क्या था कि आपने पार्षद से शुरुआत की थी, 1983 में आप पार्षद का चुनाव लड़े थे। तो किस्सा ये था कि आप आपका जो चुनाव कार्यालय था वो जिस घर में खुला था, कांग्रेस पार्टी ने उसी के मकान मालिक को टिकट दे दिया था और उन पर बहुत दबाव बनाया गया कि अब आपसे मकान खाली कराया जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं टिकट वापस कर दूंगा लेकिन मकान नहीं खाली कराऊंगा तोमर जी से। तो ये क्या सच है किस्सा और क्या था ये? नहीं नहीं, ये बात सच है। मैं जब पार्षद का चुनाव लड़ा था तो वो इलाका मेरे घर से काफ़ी दूर था और इसलिए मुझे किसी एक चुनावी केंद्र बनाने की आवश्यकता थी। तो वो हमारे एक सरदार मंजीत सिंह जी थे, उनका जो घर था फोटो भी दिखाएं। उस घर को हमने किराए पे लिया था, बिना किराए के लिया था। लेकिन बाद में कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद ही उनको हमारे खिलाफ टिकट मिल गया। तो फिर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने काफ़ी उन्हें कहा कि इसे खाली कराओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, अब नरेंद्र भाई को हमने दे दिया है तो खाली नहीं कराएंगे। और हम लोग बहुत अच्छे से चुनाव लड़े, मैं काफ़ी वोटों से चुनाव जीता। लेकिन ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने अपना मकान इसके बावजूद भी मुझसे खाली नहीं कराया। आपको ग्वालियर के दिनों की फ़ोटो दिखाते हैं। ये देखिए, ये कब का फ़ोटो होगा आपका? बहुत पुराना फोटो है। पार्षद वाले चुनाव का तो नहीं है या उससे पहले? अब एकदम तो नहीं कह सकता कि चुनाव का है, लेकिन है 80 के दशक का। ये बगल में कौन बैठा था? ये अनिल रिछारिया करके एक कार्यकर्ता है हमारे पार्टी का। ये तो पहचानना मुश्किल है आपको कब का फ़ोटो होगा। ये मैं युवा मोर्चे का जब प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँगा, अच्छा, उस जमाने का फोटो है। ये गंज बासोदा के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। आप शायद ये हैं ना? अच्छा अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ये वाजपेयी जी के जन्मदिन पर हम लोग जब उनको बधाई देने जाते थे उस समय का चित्र है। अच्छा, आप लोग दिल्ली गए थे? हाँ, जब ये मैं प्रदेश का अध्यक्ष था उस समय का है ये। क्या बात है। और इसमें कुछ और फोटो आपके लिए छांटे हैं। ये तो आपके हमने सब अलग अलग जगहों के फ़ोटो इकट्ठे किए हैं। मगर आपके साथ मज़ेदार बात यही कि लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में नेता को बहुत बोलने वाला होना चाहिए, जो बहुत बोले, जैसे अटल जी हैं, शिवराज जी हैं। मगर आपने उस पूरी परिभाषा को बदल दिया, आप कम बोल के एक सफल पॉलिटिशियन हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितना बोलो वो अच्छा बोलो और विषय के अंतर्गत बोलो और किसी को हृदय को आघात लगे ऐसा मत बोलो। मगर लोग कहते हैं कि नरेंद्र जी बहुत सुनने वाले नेता हैं। नहीं, स्वाभाविक रूप से सुनना तो चाहिए। हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों को सुनना और सुनने के बाद फिर उन्हें काम बताना, फिर काम का क्रियान्वयन कराना, पार्टी को विस्तारित करना, ये हमारी भूमिका लंबे समय तक रही है और मैं समझता हूँ अच्छी है। और मैंने आपको 3 चुनावों में देखा है, हर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में या तो आपको पार्टी अध्यक्ष बना दिया जाता बड़े मैसेज देते हैं। तो आपको किस भूमिका में सबसे ज़्यादा अब तक आनंद आया? संगठन संभालने में,
केंद्रीय मंत्री बनने में, विधानसभा के अध्यक्ष जो आप भूमिका निभा रहे हैं, लोगों की बात सुनते हैं, शोर होता है, कौन सी बड़ी भूमिका आपको अच्छी नजर? देखिए, सामान्य तौर पर भूमिका कोई भी हो, हर भूमिका महत्वपूर्ण है और हर भूमिका में आनंद की अनुभूति की जा सकती है, बशर्ते उस भूमिका को निर्वहन में आप कितना आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से सभी भूमिकाएं अलग अलग हैं और सभी भूमिकाओं का दृष्टिकोण भी अलग है और उसमें कॉन्स्टेंसी भी अलग है। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक रूप से मैं एक संगठन का कार्यकर्ता रहा हूँ, इसलिए संगठन का काम करना मुझे अच्छा लगता है। एक सवाल मेरा ग्वालियर से जुड़ा ही हुआ है, क्योंकि मैं आपका पड़ोसी भी हूँ जी। मगर अब कौन सी भूमिका बाकी है आपकी? ये बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। कुछ और भूमिकाएं बाकी हैं आपके लिए जो हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे, उम्मीद करते हैं सर। आपको उम्मीद है कि भूमिका बदलेगी? नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। यही खासियत है कि जो बातें हम लोग करते हैं सर, वो बातें सामने रखते नहीं हैं, मन में चलती रहती हैं। तो ग्वालियर को लेकर मैं आपसे सवाल कर रहा था, आपका पड़ोसी भी हूँ, तो मुरार हुआ या पूरा ग्वालियर हुआ, ग्वालियर के विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ग्वालियर में आपको लगता है कि एक नई चीज़ें क्या होनी चाहिए? कैसे ग्वालियर में और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए? विकास कैसे आगे बढ़ेगा ग्वालियर में? मैं समझता हूँ कि एक तो ग्वालियर जो भी कुछ है वो बहुत समृद्ध है और ग्वालियर की अच्छाइयों पर लोगों को गर्व करना चाहिए। आज ग्वालियर में हम सब जानते हैं कि ग्वालियर व्यापारिक दृष्टि से निश्चित रूप से एक छोटा शहर हो सकता है, लेकिन समृद्धता की दृष्टि से वो बहुत ही समृद्ध शहर है। और पिछले दिनों में शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र हो, चाहे 1000 बेड के हॉस्पिटल को बनाने का मामला हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का मामला हो, मुरार और हजीरा जैसे अस्पतालों को जिला अस्पताल बनाने का मामला हो, सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, रेस कोर्स रोड पर ब्रिज बनाने का मामला हो, विवेकानंद नीडम के पास ब्रिज बनाने का मामला हो, रेलवे स्टेशन पर डबल ब्रिज बनाने का मामला हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे म्यूजिक यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे नया बस स्टैंड जो हमारा अंतर्राज्यीय बस अड्डा बन रहा है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वो विषय हो, तो निश्चित रूप से ग्वालियर आगे बढ़ रहा है। और आप सब अनुभव करते होंगे, ग्वालियर से आप मालनपुर जाओ तो मालनपुर तक काम बढ़ रहा है, ग्वालियर से मुरैना तक जाओ तो ऐसा लग रहा है थोड़े दिन में मुरैना जुड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो स्वाभाविक रूप से ये एक विकास की निरंतरित प्रक्रिया है और विकास की संभावनाएं तो अनंत रहती हैं और काम करते रहने की निरंतर आवश्यकता है। और ग्वालियर मैं समझता हूँ कि अभी जिस गति से जा रहा है थोड़ा सा उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि सरकार उस दिशा में कदम बढ़ा रही है। सर ये प्रसून है, ये भी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। सर, आप 1980 से राजनीतिक जीवन में और आज 2024, तो क्या बदलाव है 1980 की सियासत में और अब की सियासत में? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं 1980 के पहले से राजनीति में आ गया था और 77 से 80 के बीच में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष भी रहा और तब से लेकर आज तक जो यात्रा राजनीति की है तो निश्चित रूप से इसमें पदों की ऊंचाइयां तो बहुत प्राप्त हुई और लेकिन राजनीतिक जो मूल्य हैं उनको जितना मजबूती मिलना चाहिए थी उसका मैं अभाव देखता हूँ। मगर आपने अपना जो पॉलिटिक्स जब छात्र राजनीति से शुरू की थी तो तब सोचा था कि आप यहाँ तक आ जाएंगे, या छात्र
वो वहाँ सामने आपको सब दिखता है, हम लोग जो न्यूज़ पढ़ते हैं, और आपको लगता है कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे को हम लोग उसको प्रॉम्प्टर कहते हैं, जिस पे सब लिखा और दिखता रहता है। तो सर, तो हमारे साथ है विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी, विस्तार न्यूज़ के मेहमान बन के, गेस्ट बन के आए हुए हैं और आज हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। और मैं आग्रह करूंगा नरेंद्र जी से कि सर वो जो टेलीप्रॉम्प्टर पे जो लिखा है, क्या आप पढ़ पा रहे हैं? कैसे पढ़ेंगे जैसे हम न्यूज़ वाले पढ़ते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और आपके साथ मैं हूं नरेंद्र सिंह तोमर। मेरे पास मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर की जिम्मेवारी है। मेरा काम सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाना है। ऐसे ही विस्तार न्यूज का काम दर्शकों को अच्छी और सच्ची खबरों को पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। मगर सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब तो आपके विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है, तकरीबन पूरा 1 साल पूरा हो गया, और उस 1 साल में बड़ी उपलब्धि आप क्या देख रहे हैं? स्पीकर रहते हुए ये वर्ष अच्छा गुजरा है। ये सच है कि सत्र की बैठकें और हो सकती थी, लेकिन अभी उनकी संख्या कम है, लेकिन आगे ये और बढ़े इस बात का प्रयत्न मैं सभी सदन के पक्ष विपक्ष के नेताओं से मिलकर करता रहूँगा। और 1 वर्ष में अनेक महत्वपूर्ण काम सदन में कार्यक्रम बन जाता था कि चलना है चलना है चलना है, तो मैं हमेशा कहता था कि अच्छा चल रहे हैं चल रहे हैं, तो मुझे खींच कर ले जाते थे दौड़ाते हुए, एकदम कि शो शुरू हो जाएगा, टिकट बेकार हो जाएगा। वो भी अपनी एक ज़िंदगी थी, लेकिन सिनेमा देखना अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ कि अच्छे सिनेमा को लोगों ने देखना भी चाहिए। ये आपके पुराने दोस्तों का जिक्र करें तो कौन जो इस समकालीन राजनीति में है? जैसे नहीं, अब वो छात्र जीवन के लोग तो अलग अलग चले गए बहुत सारे। अच्छा, वो खाने पीने का क्या शौक है? तो आप लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई को नहीं था, क्योंकि मैं विधानसभा से ही पार्लियामेंट गया था। तो विधानसभा में भी
2 कार्यकाल का मुझे पूरा अनुभव था। राज्य सरकार के मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर था, प्रतिपक्ष के विधायक रहने का भी अवसर मुझे मिला, और जब संसद में गया तो संसद में भी प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की भूमिकाओं में मुझे मौका मिला। और जब मैं लौट कर आया हूँ तो निश्चित रूप से ये तो पुराना हाउस है अपना। जब आपको बताया गया कि आपको अब विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो कैसा लगा आपको, कैसा क्षण था वो? स्वाभाविक रूप से मेरी बहुत इच्छा नहीं थी, लेकिन पार्टी ने जब मुझे ये कहा कि ये निर्णय है, तो फिर पार्टी के निर्णय पर तो टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं। इस बार जो मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी ने जो रिजल्ट दिया है 163 सीटों का, मैंने गजब, कल्पना नहीं की थी। एक हारा हुआ चुनाव था, हारे हुए चुनाव को बराबरी का चुनाव लाया, फिर एक तरफा चुनाव आपने बना दिया। और मेरी किताब भी उस पर आ रही है कि बीजेपी ने चुनाव कैसे जीता। तो क्या आप क्या देखते हैं, क्या ऐसी वजह थी जिससे इतनी ट्रमेंडस रिजल्ट आया? नहीं, मैं समझता हूँ कि चुनाव को जीतने में निश्चित रूप से जब सरकार होती है तो सरकार की योजनाओं का भी महत्व होता है, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतृत्व का जो परिश्रम है उससे भी जीत सुनिश्चित होती है। और जिस तरीके से एक सामूहिक नेतृत्व के नाम पे चुनाव लड़ा गया, मोदी जी का चेहरा आगे किया गया, आप सब बड़े बड़े लोगों को उतारा गया और आप लोगों ने हारी हुई सीटें जिताई, तो उसमें क्या लाडली बहना फैक्टर था, या मोदी जी का चेहरा था, या आप सब लोगों का एक नेतृत्व? नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी योजनाएं थी जिनका सामूहिक रूप से लाभ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हुआ। सर, हमारे युवा सहयोगी हैं, क्या पूछना चाहते हैं? सर, जब आपको सबसे पहले पता चला कि आपको विधानसभा चुनाव में उतरना है, तो आपको क्या लगा, क्या ख्याल आया सबसे पहले? नहीं, स्वाभाविक रूप से मैं दोबारा विधानसभा का चुनाव लड़ूं, ऐसा न तो मेरी इच्छा थी और ना ही मुझे लगता था कि ऐसा बोला जाएगा। लेकिन जब पार्टी ने कहा ये निर्णय है तो निर्णय का पालन ही करना चाहिए। सर, आपको ये डिमोशन लगा या प्रमोशन लगा, क्या नहीं, लगा? पार्टी में काम करते समय डिमोशन और प्रमोशन कुछ नहीं होता। जो दायित्व मिले उस दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करना, यही हमारी थ्योरी रही है। थैंक यू सर। एक सवाल वो मेरे मन में है कि अभी जो ग्वालियर चंबल में जो जिस तरीके का चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि तोमर जी वर्सेस सिंधिया जी, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैं समझता हूँ सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिली है, और सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके साथ मिलकर सब लोग काम कर रहे हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये जो हाल में जो चुनाव हुआ, जो श्योपुर का लोकसभा चुनाव की तो तीनों सीटें लोग कहते हैं ग्वालियर चंबल की नरेंद्र तोमर जी ने अपने प्रभाव से जितवाई, मगर श्योपुर चुनाव थोड़ा, वो स्वाभाविक है, हर चुनाव की अलग अलग परिस्थिति रहती है, और जीत का भी विश्लेषण होना चाहिए, हार का भी विश्लेषण होना चाहिए। चलिए नहीं जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे स्टूडियो आए और तकरीबन सभी सवालों के बिना हिचक के जवाब दिए, और ये आपकी यादगार यात्रा हम हमेशा याद रखेंगे कि आप इतने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और विस्तार न्यूज़ के हमारे सभी सहयोगियों के सभी सवालों के आपने जवाब दिया। उम्मीद करेंगे आप ऐसे ही आते रहें। बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी, जिन्होंने अपने तकरीबन सभी सवालों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, और अगली बार गेस्टिंग न्यूज़ में किसी और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।